हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी का अगला अध्याय 7वां अध्याय हम चर्चा करेंगे आज। जैसा कि आपको पता ही है कि 6 चैप्टर तक हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टरों को नहीं देखा है तो आप उन चैप्टरों को पहले देख लीजिए, फिर अगले अध्याय में आएंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको। ठीक है, चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मानवीय पर्यावरण। अब देखिए, मानवीय पर्यावरण है, इसके बाद बस्तियां, परिवहन एवं संचार। मानव जो पर्यावरण है, जैसा हमने पढ़ा भी था, पर्यावरण को 2 भागों में हमने बांट कर देखा था पहले अध्यायों में। पर्यावरण एक प्राकृतिक पर्यावरण हो गया था, एक प्राकृतिक पर्यावरण था, एक मानवीय। तो मानवीय पर्यावरण का मतलब क्या होता है? आसपास का एटमॉस्फेयर, आसपास का माहौल, वही तो है। तो मानव के द्वारा जो कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया है, तो बस्तियां तो हम ही ने बनाई ना, परिवहन हम ही लेकर के आए, संचार भी हमारे द्वारा लेकर आया गया है। तो हमारे द्वारा आसपास जो ये सब चीजें दिखेंगी, तो उन चीजों का ही माहौल, उन चीजों के आसपास देखने की वजह से उनको हम मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये एनसीईआरटी सीरीज हम चला रहे हैं। ये 2025 के प्री एग्जाम से पूर्व ही हम इसको पूर्णतः समाप्त कर देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप सिर्फ लगातार इस सीरीज को देखते रहिएगा। थोड़ा सा समय हम लोगों का लग जाता है क्योंकि पीपीटी बनाना, अभी हमारा एक काम और चल रहा है कि हम पीवाईक्यू भी लेकर के आएंगे, पीवाईक्यू की एक सीरीज। ठीक है, तो उन सीरीजों पर भी काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। बाकी ये सीरीज बंद नहीं होगी। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, माइंड हमारा यहाँ जाना चाहिए कि भाई हम सिलेबस को अपना आधार बनाएं। देखिए, ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारे चैनल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। ज्ञान आप लेते रहिएगा, पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद आप ज्ञान भी लेते रहिएगा। ठीक है, पहले आपको जो है सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए हमारा मूल आधार क्या होना चाहिए? एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए ना, कि किसी चीज़ को आप ऐसे थोड़ी नहीं सब कुछ उठा के सब कुछ पढ़ लोगे। तो हमारे लिए सबसे मेन आधार क्या है? पीवाईक्यू है, जिनको देख करके हम आगे की तैयारी करते हैं। और सिलेबस है हमारे पास, ये सिलेबस है। तो हमने सिलेबस, अभी तक हम सिलेबस नहीं लगाते थे कि मुझे लगता था कि आप लोग देख लेते होंगे, लेकिन मैं आज से सिलेबस को भी इसमें ऐड कर दिया मैंने, कि अब सिलेबस को भी हम देखते हुए चलेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। ठीक, तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं आपको पता ही, अब मैं यहाँ पर पढ़ के नहीं बताऊंगा। दरअसल ये चैप्टर ऐसा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने सिलेबस को फिर से एक बार पढ़ा, देखा, तो मुझे ये सेक्टर, जैसे कि ये प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, वो आपके दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, भारतीय उपमहाद्वीप हमारा है उसको शामिल करते हुए, उसके साथ साथ दक्षिण एशिया के जो और भी विश्व में भारत सहित को मिलाकर के वहाँ विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर में हम परिवहन, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र में परिवहन को भी हम शामिल करते हैं, तो इसलिए इसमें परिवहन की थोड़ी चर्चा थी। यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछे। ठीक, तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के जिम्मेदार कारक। ठीक, यहाँ पर अब मैं देखिए आपको प्रश्न दिखा देता हूँ कि देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा करके पढ़ा दूंगा, कुछ भी कहीं से, ऐसा नहीं है। देखिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों में आप देखिए, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, अब ऐसे 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी डाल देता है, तो आप जब तैयारी करोगे तो अब देखिए यहाँ पर, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र में जोड़े जाने के लिए कृत्रिम, मानव निर्मित, कृत्रिम क्या होता है? मानव निर्मित अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? 2016 में पूछा गया है। ठीक है, फिर इस तरह से देखिए, ये पूछा गया 2014 में NH4। अब ये देखिए, ये होते क्या है, ये जो पूछ लिया, जैसे NH4 पूछ लिया, NH6 पूछ लिया, NH15 पूछ लिया। ठीक, अब ये पूछ तो रही हैं। अब इनके बारे में ऐसा नहीं कि आप स्पेशल इसको पढ़ने लगो, दरअसल ये करंट का टॉपिक है। कोई राजमार्ग बनाया जा रहा होगा या राष्ट्रीय मार्ग बनाया जा रहा होगा, अब उसमें कुछ स्पेशल आ गया होगा, तो आप जब उसको पढ़ रहे हो, क्योंकि 2014 के बाद से जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने राजमार्गों पर बहुत फोकस किया है। अब राजमार्गों पर फोकस किया जा रहा है तो नए नए राजमार्ग, कुछ पुराने राजमार्गों के जो नाम होते थे उनको चेंज भी करने का प्रयास किया गया है, चेंज भी किए गए हैं, नाम भी चेंज किए गए हैं, कुछ शहरों के नाम चेंज किए गए हैं।
तो इसलिए इन पीवाईक्यू को देखेंगे। पीवाईक्यू को इसीलिए तो देख रहे हैं। अब पीवाईक्यू आपने यहाँ पर देख लिया, अब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये अध्याय 7 चैप्टर है। मैं नहीं मानता कि इससे आप प्रश्न हल कर लोगे, लेकिन एक आधार तो बन जाएगा आपका। एनसीईआरटी किस लिए पढ़ाई जा रही है? आपका आधार को ही तो मजबूत कर रहे हैं हम, बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए तो ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं। जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप कैसे नहीं सवालों को कर लोगे। आप भले ये 2 कथन नहीं जानते होगे, लेकिन तीसरा कथन तो आप कहीं ना कहीं जान जाओगे, या आप तीसरा नहीं जानते होगे पहले दूसरा जान जाओगे, दूसरा नहीं जानते होगे पहला जान जाओगे। तो हम ये चीज ला रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं कॉमन सेंस टेक्निक, अभी मैं पीवाईक्यू लेकर के आऊंगा, वहां पर कॉमन सेंस टेक्निक भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज इधर से कभी कहीं से, आप जो पहले भी शुरुआत में 10, 12, 15 साल जो आपने पढ़ाई में खर्च किए उसको भी आधार बनाइए। ये नहीं कि वो आप पुराना छोड़ करके फिर नए सिरे से पढ़ेंगे। तो जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आप आज की तैयारी पिछले 2 साल से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उससे कर लोगे। अब वो पूरे जीवन की तैयारी का वहां पर अप्लाइड किया जाता है, वहां पर अप्लाई किया जाता है। आप कहीं बाहर निकले, आसपास घूम रहे हैं, तो आपका दिमाग इन सब चीजों पे होना चाहिए। अब आपने पीवाईक्यू देख लिया, सिलेबस देख लिया, अब कहीं से निकल रहे, हॉस्पिटल मिल गया, हॉस्पिटल के बाहर क्या है, कुछ स्कीम के नाम लिखे हुए सरकार के द्वारा, जैसे मिशन इंद्रधनुष, इस तरह की चीजों के बारे में लिखा हुआ। अब आप वैक्सीनेशन के बारे में, जैसे कोरोना चल रहा था उस समय आपने देखा, तो उन चीजों को पढ़िए। बैंक आप जाते हैं तो बैंक में कुछ पॉलिसीज लिखी होती है, ठीक, उन पॉलिसीज को पढ़िए, थोड़ा सा समय दीजिए। जब आपका दिमाग इन सब चीजों में जाएगा और क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूं। अब देखिए मेंस में भी पूछा गया था, दरअसल उस समय 2016 में क्या था कि सरकार जो है क्या कर रही थी कि जो है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लेकर के आई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लेकर के आई थी। उसमें लगभग जो है 111 नदियों को क्या किया था, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो हमें करंट को भी ध्यान में रखना है। करंट के लिए हम अभी तो ज़्यादा जो है, क्योंकि समय नहीं मिल पाता इसलिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कर देंगे कि वीक में जो है, सप्ताह में कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको बता देंगे, आप स्वयं से तैयार कर लीजिए। क्योंकि टीम हमारे पास बहुत बड़ी नहीं है, हम आपस में 2-3 लोग मिलकर के ही काम कर रहे हैं। तो हम क्योंकि अब सब कुछ तो आपको तैयार नहीं करा सकते, कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे, आप उन चीज़ों को तैयार कर लीजिए। क्योंकि हर चीज़, अब रोज आप कम से कम 20 न्यूज आती है, 20 नहीं तो 10 न्यूज आपकी रहती है जो लगती है कि इंपॉर्टेंट है, 10 न्यूज, ठीक है। अब उनमें से भी आप जब महीने भर बीत जाएंगे तो उनमें से लगेगा कि यार 2 ही न्यूज इंपॉर्टेंट थी। जब साल बीत जाएंगे तो पता लगा कि किसी महीने की न्यूज कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं रखती है, महत्व नहीं रखती है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पढ़ाते हुए जी आपको ये सब चीज़ें आएंगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। हम चलते हैं अपने सीरीज पर। तो ये जो दिया है हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी लगा दिया है, क्योंकि अभी मैं पिछला प्रश्न एक हल कर रहा था तो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो आप समझ लीजिए कि हिंदी पढ़ने में कहीं ना कहीं समस्या थोड़ी बहुत आती है। तो आप हिंदी को ऐसा मत समझिए कि हिंदी से आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश की तरफ मूव कर जाना चाहिए, ऐसा नहीं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों को, इंग्लिश जानिए, हिंदी भी जानिए, इंग्लिश भी जानिए। अब कहीं पर जो है प्रश्न हल करते समय हिंदी की जरूरत है तो हिंदी अच्छे से समझ लिए, नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश की तरफ चले गए। अब जैसे वहां पर क्या लिखा था, पिछला प्रश्न में जब हल करा रहा था वहां जाति कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था। अब मैं वहां पर जो है जनजातियों के बारे पर माइंड मेरे चला गया। जब मैंने बाद में देखा कि अरे नहीं ये वनस्पतियों की जातियों के बारे में है, ठीक है। आप उनको देखिएगा वहां पर, तो थोड़ा सा फिर ये चीज है कि वहां पर थोड़ा, क्योंकि कई साल हो जाते हैं, कुछ प्रश्नों को तुरंत देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों को ये होता है कि माइंड इंग्लिश पे ही जाता है। तो ये चीज़ों को जो ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश हिंदी हमें दोनों पर फोकस करना है। इंग्लिश को हमको आधार, इतनी बेसिक इंग्लिश हमें आनी चाहिए कि हम कुछ चीज़ों को जो है हिंदी में नहीं समझ में आ रही तो हम इंग्लिश को, क्योंकि मूल पेपर तो इंग्लिश में छपता है, तो इंग्लिश की तरफ हमें थोड़ा सा समझने के लिए चले जाना चाहिए और जाना भी चाहिए। इससे क्या है कि हमारे लिए सावधानी, हम क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन क्योंकि होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे क्वेश्चन हम जानते हुए भी नहीं हल कर पाते, क्यों, ट्रांसलेशन की वजह से, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं क्लास पर। देखिए, प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। आपको पता था शुरू में जो मानव थे वो क्या होते थे कि प्रकृति पे ही रहते थे, जंगल पे रहते थे, वहीं पर अपना कंदमूल फल वगैरह खाए, वहीं पर अपना रहे, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, ठीक है। फिर क्या, लेकिन समय के साथ उसने एक कौशल विकसित की करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अब कहीं गए, उन्होंने कुछ पदार्थ खाया, कोई मटेरियल खाया, गेहूं खाया, चावल खाया, जो भी खाया वहीं पर फेंक दिया।
यहाँ से मूव करके यहाँ आ गए, फिर घूमते हुए कभी यहाँ आए तो देखा कि यार यहाँ पर तो हमने दाने डाले थे, ये तो बड़े बड़े हो गए, तो यार इस एक डाली में जो है 50-50 दाने हो रहे हैं, तो अनाज होने लगा, खेती होने लगी। तो उन्होंने अपने जीवन को क्या कर लिया, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। वही चीज़ कह रहा है, घर बनाने लगे। अब वहाँ पर जब भाई उत्पादन होने लगा तो क्या करते थे कि वहीं रहने लगे। फिर धीरे धीरे क्या, घर बनाने लगे, आवास बनाने लगे, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया गया। इस प्रकार उसने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने कुल मिला के जैसे अब 10 घर बन गए तो एक क्या हो गया, ये हमारे आवास हो गए। ठीक है, बस्तियां, वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। अब 10 घर वहां पर बन गए तो क्या हो गए, 20 घर बन गए, 25 गए, तो वो क्या हो गया, वहां पर लोग वास करने लगे, रहने लगे, उनका आवास स्थल हो गया। तो उसमें जो क्या हो गया, ये बस्तियां बनने लगी। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। वही चीज है जो मैंने समझाया कि भाई फसल उगाने लगे तब उसको छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, फसल बड़ी बड़ी हो गई। ठीक है, तो वहां रहने लगे। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट, आप जितनी भी सभ्यताएं देखते हैं, चाहे हड़प्पा सभ्यता देखते हो या मेसोपोटामिया की, ये जितनी भी सभ्यताएं, एक नगर कोई भी नगर आप देख लीजिए, वैसे भी आप देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, पटना देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं, नगर हैं, ये क्या है, किसी न किसी नदी के आसपास है। क्योंकि नदियों के पास क्या होता है, जल संसाधन अच्छा हो जाता है, तो ये हमें वहां पर रहने के लिए अनुकूल दशाएं मिल जाती हैं। तो बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ है। ठीक, सभ्यताओं में भी देख लीजिए आप, पुरानी सभ्यताएं कोई भी उठा लीजिए, वहां पर भी आप नदी के किनारे ही अधिकतर सभ्यताएं विकसित हुई हैं, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। भूमि उपजाई, भाई नदी है तो अगल बगल की भूमियां भी क्या होंगी, जल मिलता रहेगा तो उपजाऊ भूमि होगी। और व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। ठीक, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार मतलब बिजनेस वगैरह आप करते हो, ये वाणिज्य मतलब मार्केटिंग। ठीक है, अगर नहीं कोई शब्द समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा। विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई नदी घाटी के निकट। अब 7th क्लास की एनसीईआरटी है, अब ये छोटे छोटे शब्द हैं तो आपको इन पे ध्यान देना चाहिए और गूगल करके सर्च करके इनको लिखना चाहिए, समझना चाहिए। जब मैं पढ़ता था शुरू में मुझे भी दिक्कत होती थी, तो मैं क्या करता था, ऐसे सर्च करके, कहीं से ढूंढ करके, पूछ करके अपने सीनियरों से पढ़ता रहता था। धीरे धीरे वो चीजें आ गई। तो विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई, नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, आपको सिंधु घाटी सभ्यता, टिग्रिस नदी के पास, नील नदी के पास होंगही, जिसको येलो रिवर भी कहते हैं, चीन की नदी है, चीनी सभ्यता भी इसी के किनारे है। ठीक है, नदियों किनारे विकसित हुई। हमने यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन के लिए कुछ यहाँ पर लगा दिया कि आप ये पूछोगे कि टिग्रिस नदी के किनारे कौन सभ्यता, तो ये नॉर्मल मैंने अपने तरफ से खोज करके इसको लगाया है। ठीक, टिग्रिस नदी के किनारे बसी सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया है। अब पूछ लेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी, एक कथन डाल देगा या कुछ लिख देगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस नदी के किनारे। ठीक है, तो इस तरह के कथनों को सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जरूरी हो जाती है। यह सभ्यता टिग्रिस और फरात यूफ्रेट्स नदी के बीच विकसित हुई। टिग्रिस नदी थी और फरात जिसको बोलते हैं। यह क्षेत्र आज के इराक और कुवैत के आसपास। अब इसको मैं आपको होमवर्क देता हूं एक, कि आप इसको एटलस खोलना और मैप पर देखना। ठीक है, फिर नील नदी के किनारे बसी सभ्यता का नाम प्राचीन मिस्र है। यह सभ्यता पूर्व अफ्रीका में थी, मतलब पूर्व अफ्रीका का ये भाग, मान लो ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, ज्यादा अच्छा चित्र तो नहीं है लेकिन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पूर्व में ये वाला क्षेत्र, पूर्व में उत्तरी अफ्रीका में, पूर्व उत्तरी अफ्रीका, यहाँ इस तरह का क्षेत्र में थी कौन सी, नील नदी के किनारे बसी प्राचीन मिस्र सभ्यता। ठीक है, मिस्र आप देख भी रहे होंगे। और अब यह आधुनिक मिस्र देश, अब एक आपका मिस्र देश बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे नील नदी क्या है, नील नदी विक्टोरिया से निकलती है। विक्टोरिया लेक जो है, मान लो ये आपका, यहीं पर बताता हूं मैं, इंफॉर्मेशन है इसलिए मैं इसको यहाँ पर बता देता हूं। अब जैसे ये आपकी विक्टोरिया लेक है। अब आप एक होमवर्क और है कि विक्टोरिया लेक के आसपास के देशों को बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ विक्टोरिया लेक से कौन सी व्हाइट नील निकलती है, नील नदी का एक भाग व्हाइट नील, जिसको हम व्हाइट नील बोलते हैं। ठीक, सॉरी, व्हाइट नील। ठीक है, फिर आगे जाकर के लेक ताना मिलती है, लेक ताना ये आपकी है। ठीक, इथोपिया के आसपास।
लेक ताना से आपकी ब्लू नील निकलती है, इसको हम ब्लू नील बोलते हैं। यहीं पर से इसका नाम जो है नील नदी पड़ जाता है। फिर ये यहाँ पर मिलती है, फिर धीरे से भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ जाननी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इसको सर्च करिएगा। यूपीएससी ऐसे प्रश्न बना देता है मैपिंग बेस्ड। मैपिंग हालांकि मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन आप अभी से थोड़ा थोड़ा जैसे आप पढ़ रहे हो, तो अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं तुरंत जैसे नील नदी आया तो मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब इसके बारे में मैं सर्च करूंगा, गूगल में मैंने सर्च किया, देखा, समझा, मैप में देखा, एटलस उठाया, वहां देखा, अब मेरा एक पार्ट मैपिंग का नील नदी तैयार होगा। अब नील नदी में हो सकता है भविष्य में कोई घटना हो जाए तो यूपीएससी प्रश्न बना देगा मैपिंग बेस्ड। तो हम यहीं पर बेसिक तैयार कर लिए ना। ठीक, फिर क्या कह रहा है, होंग है नदी, जिसको पीली नदी, येलो रिवर भी कहते हैं, यहाँ पर चीनी सभ्यता विकसित हुई, तो इसको भी देखिएगा। तीनों नदियां देखिएगा, उसके आसपास के क्षेत्र देखिएगा। अब विक्टोरिया लेक मैंने जो अभी बताया, और लेक ताना, इसके आसपास के क्षेत्रों को भी देखिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है बस्तियों के बारे में। बस्तियां स्थायी भी होती हैं, अस्थायी भी होती हैं। ठीक है, बस्तियां कैसी होती हैं, स्थायी भी होती हैं और अस्थायी भी होती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वे अस्थायी होती हैं। अस्थायी बस्तियां जैसे कि मान लो एक आपको भूटिया जनजाति मिलेगी, भूटिया। ये कहाँ कहाँ आपको जो है, मूलतः ये तिब्बत की जनजाति है। ठीक है, भूटिया जनजाति। ठीक, ये मूलतः कहाँ की है, तिब्बत की है। इसके बारे में थोड़ा सा जान, क्योंकि कभी कभी जनजातियों के आधार पर भी यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है, तो थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर भी हो जाए आपको। मूलतः ये तिब्बत की है। पेन थोड़ा सा पतला कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये कहाँ की है, मूलतः तिब्बत की जनजाति है। ठीक, अब ये ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास का मतलब ये चरवाहे टाइप की जनजाति है। अब क्या करती है, ऋतु प्रवास मतलब मौसम में बदलाव हुआ, कभी ठंडी हुई तो आप क्या है कि जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका पर्वत है। ठीक, अब क्या है कि ये जनजाति यहाँ पर है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे है, ठंड बढ़ने लगी, बर्फ गिरने लगी, ये धीरे धीरे नीचे पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर आती है, यहाँ बसने लगी। यहाँ पर उनके लिए अनुकूल दशाएं हैं, आराम से रह सकते हैं, यहाँ पर रहने लगी। जैसे गर्मी आई फिर ये ऊपर चले गए। तो ये जनजाति ये कहाँ पर आपकी पाई जाती है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। ठीक, मनाली नली के आसपास आपको मतलब हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर। ठीक है, आपको ये जानकारी थोड़ी सी थी, जनजाति बेस्ड ये पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको चर्चा कर दी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, स्थायी बस्तियां आपको पता चल गई कि वहां पर परमानेंट रहते हैं लोग। ठीक है, अस्थायी का मतलब एक स्थान पर कुछ ऋतु प्रवास, जैसे आप देखते हो कि कोई आपदा आ गई तो लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, ऋतु किसी मौसम में बदलाव हो गया तो लोग प्रवास करते हैं। अभी आप रोहिंग्या के बारे में देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखिएगा। फिर घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे गर्म जगह है तो थोड़ा सा उनके लिए अनुकूल दशाएं नहीं हुई तो वो अपने क्षेत्र से विस्थापित हो गए, दूसरी जगह पर आ गए। घने जंगल के लोग अस्थायी बस्तियां बनाते हैं, कुछ दिन एक जगह कुछ दिन एक जगह, इस तरह से। ये कुछ जनजातियां होती हैं वो ज्यादातर ऐसा करती हैं। फिर वे आखेट का मतलब शिकार, संग्रहण पता ही है आपको, स्थानांतरी कृषि करते हैं। ठीक है, एवं ऋतु प्रवास करते हैं। अगर कोई शब्दावली में दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। वैसे बहुत छोटे, क्योंकि 7th क्लास की एनसीईआरटी, अगर इस एनसीईआरटी में ऐसे शब्द लिखे हुए हैं तो ये शब्दावलियां आपको जानना चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट करिएगा, मैं वहां पर बताऊंगा। अब मैं एक एक शब्द के बारे में अगर स्पेशल चर्चा करूंगा तो फिर हम क्लास में जो मेन हमारा उद्देश्य है वो हमारे उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां बन गई। अब कोई क्या करता है, जैसे हम ही लोग हैं आपस में, अब कभी यहाँ इस जगह पर रह रहे हैं, मान लो तैयारी करने के लिए हम दिल्ली चले गए, किराए में रहे, कुछ दिन किराए में रहे, फिर उससे दूर थोड़ी सी दूर जगह जा करके हमने क्या कर लिया, किराए का रूम ले लिया। फिर धीरे धीरे हमें यह होता कि यार हमारा एक स्वयं का घर होना चाहिए। हो सकता है आपकी जॉब लग जाए यूपीएससी में, मैं तो चाहता हूँ कि आप सब सेलेक्ट हो जाएं। यूपीएससी में आप सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद आपने क्या किया कि कुछ दिन ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी होती रही, वो ठीक है, लेकिन आपने एक अपना प्रॉपर बंगला या घर बना लिया, वहाँ रहने लगे। तो स्थायी जीवन हर कोई चाहता है। अस्थायी जीवन, अब रूम खाली करने में क्या होता है, एक तरीके से हम अस्थायी हो जाते हैं। अब आप मुखर्जी नगर में मान लो रह रहे हैं, ठीक है, या आप किसी बड़े शहर पटना में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ रह रहे हैं तो क्या हुआ कि आज मकान मालिक ने कह दिया रूम खाली करो। अब आप एक पूरा सामान, बुक्स वगैरह एक रिक्शे पर लाद करके फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कितना बुरा लगता है। तो स्थायी जीवन सब कोई चाहता है। तो फिर क्या है, यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी हैं, इन बस्तियों के लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये शब्दावली क्या आप जानते हैं? अब ये मार्जिन है, इन्हीं मार्जिन से यूपीएससी प्रश्न बनाता है, लेकिन इनके पीछे भी बिहाइंड द लाइन, इन लाइनों के पीछे छुपे अर्थों को समझना है, उनको खोजना है, उनके बारे में जानना है। अगर, क्योंकि सिंपल जानकारी तो आपको दी हुई है, यहाँ पे सिंपल जानकारी यहाँ पर मिल रही है, लेकिन मार्जिन में कुछ जानकारी है, लेकिन उससे भी प्रश्न हल नहीं होंगे यूपीएससी के। तो हमको बिहाइंड द लाइन जाना पड़ेगा, उसके बारे में खोजना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब आप इनको लगाओगे तब देखो कैसे प्रश्न हल नहीं होते हैं। ठीक है, वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। अब ये शब्दावलियां देखिए, आप सोचोगे यार ये छोटी सी बच्चों की तरह क्यों बता रहे हो, लेकिन मुझे बताना यहाँ पर यह है कि आप ये शब्दावलियों को तो जानो। बिगनर्स के लिए मैं ये सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। हमारा मेन मोटिव हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इतना अच्छा और इतना जो कौशल उनके अंदर विकसित कर देना है कि वो मेंस इंटरव्यू तक आराम से पहुंचे, उनको प्रीलिम्स में किसी प्रकार की बाधा ही ना उत्पन्न हो। ठीक है, आदर्श आइडियल बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन सी होती है? तो पहली बात तो हमारे लिए अनुकूल जलवायु स्थिति होनी चाहिए। अब मान लो बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो हम क्या करेंगे? विस्थापित होंगे, एक स्थान दूसरे स्थान जाएंगे। तो अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। ठीक है, ठंडा मौसम जैसा, मतलब अनुकूल मौसम होना चाहिए, बहुत अधिक ठंडा बहुत अधिक गर्म ना हो। ठीक है, जल की उपलब्धता, आप सभ्यता दिखने भी देख रहे हो, वो सभ्यता में क्या देख रहे हो? ये सारी सभ्यताएं जो है नदी किनारे, आज के नगर भी नदी किनारे बसे हुए, क्योंकि उसके अगल बगल की जो मैदान में जो खेती होती है वो कैसी है? इसी जल के कारण तो टिकी हुई है, इसी जल के कारण तो टिकी हुई है। आसपास की जो जलवायु मृदा है, आसपास की जो उपजाऊ मृदा, आसपास की जो मृदा है वो कैसी उपजाऊ, किसके कारण है? इस नदी के कारण तो है। तो इसलिए अब वहां पर उपजाऊ मृदा होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो वहां पर लोग बसेंगे। तो ऐसे तो धीरे धीरे बसाव स्थान हुए, तो जितनी भी सभ्यता है वो बसेंगे। आज के नगर बड़े बड़े देख लीजिए, वो भी, क्योंकि इनके आसपास फैक्ट्री स्थापित करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, अब आगे जब आप देखोगे तो कुछ पार्ट अप्लाइड होंगे, वहां पर हम चर्चा करेंगे इकोनॉमी वगैरह में कि उद्योग कहाँ पर स्थापित होने चाहिए। ठीक है, किस नदी के किनारे। अब एक तरफ पर्यावरण का भी मुद्दा आ जाता है कि नदियों पर आप जो है, जो फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित हो जाती हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित हो गई, अब वहाँ पर का जो कचरा है वो सब नदियों में फेंका जा रहा है, तो हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो इन सब चीज़ों का संतुलन बना करके हमको कभी भी उत्तर लिखना होगा। तो हमें, क्योंकि ऐसे प्रश्न यूपीएससी मेंस में पूछता है, प्री में नहीं पूछेगा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन। जहाँ विवाद उत्पन्न होगा वहीं पर मेंस का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना है। तो यहीं पर जो है मेंस का प्रश्न आपको, अब हमको संतुलन बना के रखना है कि हमें पर्यावरण अनुकूलन भी करना है, फैक्ट्री भी स्थापित करनी है क्योंकि रोजगार उत्पन्न करना है, और प्रदूषण भी नहीं फैलाना है, जिससे हम, हमारे साथ साथ वन्य जीव प्राणी भी के भी तो अपने अधिकार हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक, फिर उपयुक्त भूमि, फिर उपजाऊ मिट्टी। ठीक, ये सब चीजें जब होंगी तो हम ये 4 पॉइंट हमें मेन याद कर लेना है। अब इनकी जो है, अब कभी भी जैसा ऐसे स्थान ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप इन 4 पॉइंटों को आराम से लिख लीजिए। आगे की कक्षाओं में मिलेंगे, इससे अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे तो वहां भी नोट कर लेंगे। अब ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको माइंड में रखिए, उत्तर लेखन में लिखिए, आंसर अच्छा हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। अब देखिए, छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़ी चीजें करने के लिए जो है मजबूत करेंगे, तो हम इन छोटी चीजों को यहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए कितना अच्छा स्थान है, ये आपकी मानव बस्ती है। देखिए बस्ती कैसे बस्ती, धीरे धीरे पहले 1 घर होगा, फिर 4 घर हो गए, फिर 5 घर, ऐसे 1000 घर हो गए। तो बस्तियां ऐसे बस जाती है, मानव बस्ती, मानव की तरह बस बसाया गया। यही तो मानव पर्यावरण है, यही तो मानव पर्यावरण है। ठीक है, अब ये छोटी सी कहानी है, दरअसल मैं कहानी को यहाँ पर चर्चा नहीं करता, लेकिन अब यहाँ पर चर्चा करने का मेन उद्देश्य ये है कि इसमें कुछ शब्दावलियाँ छुपी हुई हैं, उन शब्दावलियों को हमें जानना है। तो थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर कहानी की कर देते हैं, और अच्छी कहानी भी है, हमें इस कहानी से सीखना भी चाहिए कि अपने जन्मदिन पर क्या पेड़ पौधे, किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मैरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी, वेट कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। ठीक है, लड़की का नाम है गुरप्रीत। पहुंची, कौन कर रहा था? मैरी कर रही थी। ठीक, उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। ठीक, गुरप्रीत ने बताया कि यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपा गहरी सांस भरी और कहा, ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। कहते हैं शहर, अब देखिए शहर में प्रदूषण। ठीक, ये शहर है, यहाँ पर ये है शहर। अब मैरी प्रतीक्षा कर रही किसका? गुरप्रीत का। गुरप्रीत मैरी के घर गई तो मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत को पीठ थपथपाकर बोला कि हमारे शहर में कितना प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव में आया, कोई व्यक्ति का नाम है,
हाल ही में गांव से आया था, प्रसाद भी किसी गांव से आया होगा, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है उनका। उसने पूछा शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। अब आज देखिए जाम की सबसे बड़ी समस्या हो गई है किसी हर शहर में, गाड़ियां बढ़ती जा रही, हर व्यक्ति 4-4 गाड़ी ले रहा है, ठीक है। तो ये जाम की भी समस्या इससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन और अलग फैल रहा है। जहाँ 2 घंटे में पहुंच जाने चाहिए वहाँ 4 घंटे लग रहे हैं, तो उतनी देर तो पोल्यूशन हुआ ना, जो धुआं है निकल रहा है वो तो निकल ही रहा है ना। तो यातायात जाम क्यों होता है, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण। अब ये देखिए शहरीकरण, ये आपका फर्स्ट पेपर में जो है शहरीकरण नगरीकरण सिलेबस का इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप कुछ पॉइंट सीख लीजिए, इसलिए मैं इस कहानी को पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं कहानियों से थोड़ा बचता हूँ कि आप सीधे सीधे पॉइंट पे आइए, चीज़ों को सीखिए, निकलिए। ज्ञान लेने के लिए यहाँ पर नहीं, ज्ञान आप सिलेक्शन के बाद भी लेते रहिएगा। उसने पूछा इतना प्रदूषण यातायात जाम क्यों होता है, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण। शहरों में अब शहर क्यों आते लोग, हम भी शहर में बसना चाहते हैं क्योंकि शहर में सुविधाएं मिल जाती हैं। गांव में आपको अच्छे स्कूल नहीं मिल पाएंगे, विद्युत की बड़ी दिक्कत होती है, शहरों में ये थोड़ी सी स्थितियां अच्छी होती है, इसलिए लोग शहर की ओर प्लान करते हैं, ठीक है। तब लोग मैरी के पिता, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण, यहाँ पढ़ा ना, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा, मैरी ने पूछा तब लोग शहर क्यों आते हैं, अब शहर क्यों आते हैं। उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं, ठीक। मैरी ने पूछा यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे। अब शहर, अब देखिए यही तो समस्या बन रही। अब आप यहीं पर, इसीलिए मैं कहानी पढ़ रहा हूँ कि आप ये सोचिए तो कि समस्या क्यों बन रही है। शहर, आप दिल्ली की स्थिति देखिए, वहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक। अब वहाँ पर रहने के स्थान 50,000 लोगों के लिए है, 50,000 लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन रह कितने रहे हैं, 2 लाख रह रहे हैं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 लाख लोग रह रहे हैं, 2 लाख लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ के जो संसाधन है, जो यहाँ के संसाधन है वो 50,000 लोगों के लिए थे, और रह कितने रहे हैं, 2 लाख, ठीक। तो दिक्कत होगी ना, संसाधन उनके अनुकूल नहीं, जितनी जरूरत थी उतनी जरूरतों के हिसाब से वो संसाधन नहीं है, तो दिक्कत होगी वहाँ के लोगों में। तो मिस्टर थॉमस ने कहा यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां, अब गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। अब संसाधन हमारे पास सीमित है ना, अब संसाधन सीमित है तो हमें जनसंख्या का नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी तो वो संसाधन उन्हीं तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर हम संसाधन असीमित कैसे ले हो जाए, क्योंकि सीमित संसाधन है तो हमें तो पहुंचाना, तो उतने सीमित लोगों तक ही पहुंच पाएगा ना संसाधन। असीमित के लिए फिर क्या होगा, फिर आपस में लड़ेंगे कि हमको ये जमीन चाहिए, आपको ये जमीन चाहिए, हमें इतने घंटे लाइट चाहिए, हमें इतने घंटे लाइट चाहिए। अब कहाँ से पहुंचा जाए, अब लाइट बीच बीच में कट होती है। अब जरूरत कितने मेगावाट की है, अब जरूरत है 50 मेगावाट की, एक उदाहरण बता रहा हूँ, और उत्पादन कितना हो रहा है 30 मेगावाट, तो कैसे पूर्ति हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रसाद ने कहा हमारे गांव में सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है, ठीक है। ये देखिए, अब ये तो शहर गांव का है, गांव में फिर गांव की भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ बहुत अच्छाइयाँ, गांव में ही देश हमारा गांव में बसता है। तो क्या हो रहा है कि गांव में अच्छे खुली हवा आपको मिलेगी, स्वस्थ हवा मिलेगी, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ का ज़्यादा होगा, पोल्यूशन की मात्रा बिल्कुल कम होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना, अब शहर में अस्पताल वगैरह सुविधाएं हैं ना, तभी तो लोग शहर में आना पसंद करते हैं। गाँव में क्या है, सुविधाएं की कमी है, ठीक। इसलिए इस कहानी को मैंने आगे पढ़ा, तो इस कहानी से कुछ चीज़ों को सीखने का आपको मौका मिलेगा, इसलिए मैंने इसको पढ़ा। अब आप ये देखिए सघन बस्ती, अब यही तो है, देखिए डेंसिटी, जहाँ पर आपको जो है 1,000-2,000 घर होने चाहिए, वहाँ पर 50,000 की संख्या में घर है। तो संसाधन तो हमारे पास सीमित है, संसाधन हमारे पास सीमित है, तो संसाधनों को सीमित है तो हमारे लिए हमें भी उसको ध्यान रखना है ना, हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना है। सरकार इस तरह की पॉलिसी लाए और जनसंख्या को नियंत्रित करे। हमें आपको भी, अब ये सब आप पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के 2 विभिन्न चित्रण आपके सामने हैं, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्तियाँ। गाँव ग्रामीण बस्ती होती है, गाँव में आपको ग्रामीण बस्ती देखने को मिलेगी। यहाँ लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, मत्स्य पालन मछली पालन करते हैं, वानिकी पेड़ पौधे लगाकर गार्डनिंग करते हैं, ठीक, बगीचे वगैरह लगाते हैं। दस्तकारी, हाथ से जो है कपड़े वगैरह बुनते हैं, बनाते हैं, ठीक है। पशुपालन, बकरी भैंस गाय वगैरह पालते हैं, संबंधित कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है,
ग्रामीण बस्ती सघन भी हो सकती है, प्रकीर्ण का मतलब दूर दूर हो सकती है। देखिए प्रकीर्ण बस्ती का उदाहरण है, एक घर यहाँ बना है, एक घर यहाँ बना हुआ, एक घर यहाँ बना हुआ, एक घर यहाँ बना, तो दूर दूर होती है। और सघन भी हो सकती है, पास पास भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कहाँ पर है, पहाड़ी क्षेत्रों में है कि पर्वतीय क्षेत्रों में है कि आपकी मैदानी क्षेत्रों में। ठीक, सघन बस्तियों घर पास पास होते हैं, आपको पता है। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर होते हैं, व्यापक क्षेत्र में फैले थे। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ठीक है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, अत्यधिक वर्षा में ढाल वाली छत बनाते हैं जिससे पानी का जो है निकास निकलता रहे पानी, और हमारी छत ठीक बनी रहे, नहीं कहने ऐसा ना हो कि जो छत वगैरह है वो ढह जाए। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल जमाव होता है, जिन स्थानों में वर्षा के समय जल जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। जैसे ये है ना, ये लकड़ी के खंबे बना करके इस पे घर बनाते हैं, इन्हीं को स्टिल्ट मकान बनते हैं। ठीक, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें, ठीक है, ये स्टिल्ट का मकान आप देख रहे हैं, स्टिल्ट बना घर। ठीक, वेलकम पिक्चर देखोगे उसमें भी आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ मकान दिखेगा। ठीक है, खैर पिक्चर देखिएगा तो उसमें जो है ध्यान रखिएगा, ये सब पिक्चर भी देख रहे हो तो वहां पर भी यूपीएससी के लिए कुछ निकाल लो। ठीक है, ठीक है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार, अब जैसे जहां पर गर्म जलवायु होती है तो क्या होता है कि ऐसे आपने घर मोटी दीवार बना दी तो सूर्य की जो किरणें है, ये दीवार आपने मोटी सी बना दी तो सूर्य की किरणें जो गर्म आपके रूम को जो है टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगी, टेम्परेचर बढ़ा देंगी। तो हम क्या करते हैं, सूर्य की किरणें इसमें अंदर प्रवेश, बहुत अधिक अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाती। तो देखते ना मिट्टी के मकान जो है बड़ा ठंड, मेरे तो घर के अगल बगल मकान ऐसे कुछ बने हुए थे तो मैं कभी कभी जाता था उनके घर में बचपन में, तो देखता था कि वहाँ मेरे घर से ज़्यादा उनके घर ठंडे हुआ करते थे। ठीक, हालांकि मेरा भी पुराना ही बना हुआ लेकिन थोड़ा सा पक्का बना हुआ है। मेरा भी लगभग जो है 100 साल 150 साल के आसपास पुराना मकान बना हुआ है मेरा भी। ठीक है, मेरे बाबा दादा ने बना रखा था, तो ज़्यादा गारा माटी से बनते थे, आपको पता होगा, चूने वगैरह से, राख वगैरह से मकान बनते थे। तो उनकी भी दीवारें थोड़ी सी मोटी हैं तो हल्के से कम जो ठंडा, लेकिन है तो पक्के ही, मतलब गारा माटी भी बनाई गई है तो उस वैसे ही है। लेकिन क्या होता था कि जो कच्चे मकान होते थे मिट्टी के वो बड़े अच्छे ठंडाते थे, पूस की उनमें जो है ऊपर जो है वो रख दी जाती थी घास। ठीक, तो क्या होता है गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें कैसी होती हैं, फूस की होती हैं। ठीक, फूस की बनी होती थी। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, कीचड़ जो होता था, चिकनी मिट्टी, तृण माने तिनका आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता था। आप अगर कमेंट करें कुछ लोग जिन्होंने अपने घर के आसपास छप्पर बनाने में किसी दादा की, किसी दादी की, या पुराने जो हमारे पूर्वज होते थे उनकी सहायता करी। मैंने तो बहुत सहायता की थी, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, किसी ने करी हो, कोई गाँव का हो तो वो इसमें कमेंट करेगा। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी है, शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती थी। नगरीय बस्तियों में नगर जो होता था वो छोटी बस्तियां होती थी, शहर उनसे बड़ी। अब नगरीकरण आपका जो है टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये जो है छोटी छोटी चीज़ें जो अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो तो उसमें सहायता करेंगे। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। आपको पता है नगर में अपने राज्य कुछ गांवों से, नगरों शहरों के नाम लिखिए, ये तो खैर आप जो है आपको पता होगा तो माइंड में आप कर लीजिएगा। अभी घर ये जो बने होते हैं गर्म क्षेत्रों में बने घर, देखिए ये क्या है, फूस की जो है आपकी छत है। ठीक है, ये आपकी मोटी मोटी दीवारें। अब इसमें बताइए ये राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होते होंगे। तो जो बच्चे राजस्थान के दूर सुदूर क्षेत्र से हों वो भी कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ किस इस तरह के घर अभी भी बने हुए हैं। अब मेरा एक दोस्त था, उसका घर ऐसे ही था, तो उससे बात होती थी तो बताया करता था मुझसे। ठीक है, तो ये घर है, अब ये बहुत ठंडाते होंगे घर। फिर आप ये देखिए बर्फ़ की इग्लू जिनको बोलते हैं, बर्फ़ के बने मकान, ये आपको कनाडा में मिलेंगे। कनाडा, ग्रीनलैंड वगैरह में जो है आर्कटिक क्षेत्र में आपको ये घर देखने को मिलेंगे, इग्लू। ठीक है, कुछ आपको जो है भारत के भी मनाली वगैरह जैसे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आपको ऐसे इग्लू देखने को मिलेंगे जो बर्फ से बने होते हैं घर। यहाँ पर एक कनाडा में एक जनजाति है, इसका नाम भी यहाँ पर जनजाति, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। इनकुट, सॉरी लिखता हूँ इसको,
इनुइट करके एक समुदाय है, ठीक। ये आपका कहाँ मिलेगा ज़्यादातर, ये समुदाय कहाँ मिलता है, ये आपका कनाडा में, कनाडा, यूएसए वगैरह में आपको ग्रीनलैंड में मिल जाएगा, यूएसए में मिल जाएगा, ग्रीनलैंड, रसिया वगैरह में आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ठीक है, ये क्या कैसे समुदाय है, ये आपका शिकार करते हैं और संग्रहण करते हैं, ठीक। शिकार संग्रहण के लिए जाने जाते हैं। पहले इनको एस्कीमो भी बोलते थे, लेकिन ये शब्द थोड़ा सा उनके लिए गाली जैसा था, एस्कीमो, एक्सीमो, ठीक। उनकी भाषा भी इसी भाषा के नाम पर पड़ा हुआ, उनकी भाषा भी जो है इनुट भाषा है, ठीक, इनुट भाषा। तो इसके बारे में, इसको एक्सीमो को एक्सीमॉक्स भी बोलते हैं, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, इसलिए मैंने एक्सीमॉक्स। तो यूपीएससी इस तरह के प्रश्न बना देता है, तो इसलिए मैं इसकी चर्चा कर दी कि जो बर्फ के बने मकान है ये आपके भारत में कहाँ पर मिलेंगे, मनाली वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे, कुछ जनजातियां यहाँ पर भी हैं। अब एक इनुइट समुदाय है, ये आपका कनाडा, यूएसए, ग्रीनलैंड और रसिया के आसपास मिलेंगे आपको, इन क्षेत्रों में, आर्कटिक क्षेत्र में मिलेंगे। ये कैसे शिकार करते हैं, संग्रहण करते हैं। इनकी भाषा इनुइट भाषा है, इनको पहले एक्सीमो या एक्सीमॉक्स बोलते थे। तो यूपीएससी हो सकता है इससे प्रश्न बना दे, यूपीएससी इस तरह की जनजातियों से संबंधित रख देगा कि इनुइट समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, लिख देगा ऐसे, इनुइट समुदाय पर विचार कीजिए, ठीक। अब लिख देगा ये समुदाय यूएसए, ग्रीनलैंड, इस तरह से, ठीक है, कनाडा, रसिया में पाए जाते हैं, ठीक। शिकार संग्रहण करते हैं। तीसरा, इनकी भाषा इनुइट है। फिर लिख देगा, नीचे कूट लिख देगा, 1 2 3 सही, 2 3 सही, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस तरह के शब्द बना देगा यूपीएससी। अब आप यूपीवाईक्यू देखेंगे तब आपको इसकी जो क्वालिटी समझ में आएगी कि ये एनसीईआरटी का कितना जो है महत्व है। इसलिए मैं आगे पढ़ूंगा, देखिए, देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी। अब परिवहन आ जाए, आपका तृतीय क्षेत्र भी है, इसलिए परिवहन यहाँ पर है। अब जैसे आप देखते होगे कि हमारे यहाँ जो कैमल है, घोड़ा है, यहाँ पर देखिए मैंने चित्र लगा रखा है, ये देखिए घोड़ा गाड़ी हो गई, या आपकी ऊँट गाड़ी हो गई, या कैमल कार्ट हो गई। ये आपका लैमा है, ये हमारे भारत में नहीं होता, ये इंडीज पर्वत, दक्षिणी अमेरिका वगैरह में आपको देखने को मिलेगा लैमा। इसके बारे में, लैमा और ऊँट की एक खासियत है, मैं थोड़ा सा इसको साइंस में ले जाकर समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लैमा, लामा, इसको बोल दीजिए लामा, और आपका कैमल, ये इन दोनों पशुओं में, विश्व में ये 2 पशु ऐसे हैं जिनमें आरबीसी तो पाई जाती है, आरबीसी सभी मनुष्य में होती है, सभी जीव में होती है, लेकिन ये दोनों के पास, खासकर मैं ऊँट की बात कर रहा हूँ, इनमें आरबीसी के में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी जो होती है वो केंद्रक विहीन होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और ऊँट का जो आरबीसी होता है वो थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, जैसे अंडा का आकार होता है, इस तरह से ओवल। हमारी कैसी टॉफी जैसी गोल होती है, देखा होगा आप कभी, अभी नेट पे सर्च करिएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, तो आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, लैमा और कैमल की मैं बात कर रहा हूँ, कैमल को खास करके, कि कैमल में क्या होता है, केंद्रक विहीन कोशिका होती है, आरबीसी जो होती है केंद्रक विहीन होती है, ठीक है, केंद्रक नहीं होता है। इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा साइंस का होगा, हालांकि मैं साइंस का जब बायोलॉजी वगैरह चर्चा करूँगा, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर मैं इसकी स्पेशल चर्चा कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या था कि इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो सब जगह से थोड़ी थोड़ी लेते रहें, तो इकट्ठा जो है बूंद बूंद से ही हमको घड़ा भरना है, देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो परिवहन के साधन क्या होता था, आप तो मेरे हिसाब से छोटे हो, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आप अपने माँ बाप से पूछिएगा कि जो है, जब वो जो है एक शहर में जाते थे तो इक्का गाड़ी हुआ करती थी। इक्का गाड़ी का मतलब बैलगाड़ी हो गई, या आपकी ये घोड़ा गाड़ी हो गई, इनको इक्का बोलते थे, इन पे बैठ के जाया करते थे, जिसको तांगा बोलते थे, तांगा, ठीक है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं, ठीक। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था, उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो जाता था, आसान हो गया, आपको पता ही है, पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहले क्या होता था कि लोग जो है खच्चर में या गधे में
सामान लाद के चलते थे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हो गया तो ज़्यादा सामान भी रखने लगे, बैलगाड़ी टाइप की बन गई। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। आप देख ही रहे हो कि धीरे धीरे क्या साधन विकसित होते गए। आप देख रहे हो, आप ट्रक है, रेलगाड़ियाँ हैं, उस पर सामान ला दो। समुद्र में बड़े बड़े जो है जहाज हैं, वो क्या होते हैं, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सहायता करते हैं। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। ठीक, आपको पता है हमारे यहाँ सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है। ये लामा है आपका। ठीक, उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक, याक आपको देखते हैं, तिब्बत में आपका याक पाया जाता है और आपका एंडीज पर्वत में लामा। तो इनको ध्यान रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी प्रश्न भी बना दे। बहुत बेसिक चीजें हैं तो थोड़ा सा बचेगी, लेकिन बना सकती है। एक कूट रख देगी, एक शब्द के लामा को रख देगी। याक तो आप जानते हैं, लामा को रख देगी कि ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, इस तरह से। या एंडीज, केवल एंडीज पर्वत श्रृंखला के आसपास पाया जाता है, या एंडीज पर्वत के आसपास पाया जाता है। तो केवल इस तरह के शब्द जो है यूपीएससी में थोड़ा सा, केवल हो गया, बहुत मतलब एक्सट्रीम वर्ड, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ना है, हमको क्वेश्चन करना है। उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत मतलब तेज कर दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते। तो आप देखते हो पहले क्या होता था, बैलगाड़ी चलती थी, इक्का गाड़ी, तांगा वगैरह चलता था। आप विदेशों में मतलब यहाँ पर दक्षिण अमेरिका चले जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, लैमा मिल जाएगा, इस तरह गाड़ियाँ चलती थी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, परिवहन का विकास होता गया तो क्या हो गया, धीरे धीरे टैक्सी, टेम्पो, ट्रक वगैरह आ गए। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देखिए रेलगाड़ियाँ चलने लगी। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रेल का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर धीरे धीरे वायु मार्ग आ गया, आप जहाज़ों के माध्यम से, विमान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो। समय की बचत हो जाती है। ये चित्र मैंने दिखाई दिया आपको, आगे देखते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन, सड़क मार्ग आपको पता है, रेल मार्ग पता है, जल मार्ग पता है, वायु मार्ग पता है। सड़क मार्ग, अब यूपीएससी इससे प्रश्न बना चुका है। इससे नहीं, 7th क्लास की एनसीईआरटी से आप उस प्रश्न को भले न कर पाओ, लेकिन इससे सड़क मार्ग से जैसे NH अभी मैंने दिखाया था, NH4, अब क्या है NH6, NH15, इस तरह से प्रश्न बनाया। तो ये हमको क्या करना, पीवाईक्यू को हमने यहाँ देखा, तुरंत मैंने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पहले हमने पीवाईक्यू देख लिया, फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, साथ में पीवाईक्यू देख रहे हैं। सिलेबस को हमने देखा, सिलेबस में तृतीय क्षेत्र है, उसमें दिया हुआ सिलेबस में। तो हमने देखा कि हाँ यार, ये हमारे लिए भले 7th की है, लेकिन कुछ शब्दावली तो इसमें मिल जाएगी ना, उत्तर लेखन में तो मदद करेगी। तो हमने यहाँ से ले लिया उत्तर लेखन संबंधित प्रश्न, कुछ मटेरियल। अब हम आगे जो है उत्तर लेखन करेंगे तो वहाँ सहायता करेगी, या कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो वहाँ सहायता मिलेगी। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, NH4, NH15, उस समय करंट में आया था। अब आप करंट पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यू आपने पढ़ रखा है। अब करंट में कोई राजमार्ग संबंधित कोई न्यूज आ गई तो आपने तुरंत वहाँ देखा कि हाँ यार, यूपीएससी से प्रश्न पूछा था। तो हमें अब ध्यान रखना है कि अब पीवाईक्यू हमने देख लिया है, हमें अब ध्यान रखना है कि यार इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना। हो सकता है यूपीएससी अगली बार प्रश्न बना दे, तो ये इसलिए हमको पीवाईक्यू देखना है। बाकी यूपीएससी को समझना इतना आसान नहीं है, आपको बड़ा थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। कम दूरी तय करने के लिए सड़कें पक्की भी होती हैं, कच्ची भी हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ आप देख रहे हैं। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई, लेकिन वहाँ मैदानी भागों की अपेक्षा कम घनी, मतलब कम जो है बनाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी देखते हो ना कि अब आप जो है, अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड का वो क्षेत्र मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर क्या हो रहा था कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग बनाए जा रहे थे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वहाँ पर जो है बहुत ध्यान रख के इन सब चीज़ों को किया जाता है। ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत और मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत मार्ग जिसको सबवे बोलते हैं, कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर आपको पता ही है, सबवे आपको भूमिगत हो गया, फ्लाईओवर आपको पुल टाइप का जो होता है उस तरह से हो गया। ये कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इनको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। भारत में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम नया जो बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, आप देखते हुए नोएडा
वगैरह का जो ये एक्सप्रेस वे आपने पढ़ा होगा, क्या ताज एक्सप्रेस वे हो गया, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे हो गया, ये आगरा से जो है नोएडा को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है, इस तरह के। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ये उस समय का था, पीसीएस वगैरह में पूछे भी गए हैं ये इस तरह के प्रश्न, तो ये खैर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह आप इन जानकारियों से आप पीवाईक्यू देख रहे हैं तो इन जानकारियों से अपनी सोच को डेवलप कर सकते हैं। तो अगली बार हो सकता है इस तरह के प्रश्न बनाए, करंट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, कुछ न्यूज ऐसी आ गई, आपने पढ़ा, पीवाईक्यू आपने देख ही लिया, एनसीईआरटी आपने देख ही लिया, तो प्रश्न हल कर लोगे। इसीलिए तो एनसीईआरटी, आप ये सोचो कि एनसीईआरटी आप पूरी एक तरफ से पढ़ लो काम हो जाए हमारा, तो ऐसा नहीं है, ठीक। फिर रेल मार्ग के बारे में आपने पढ़ लिया, जैनिंग से लहासा, ये आपका चाइना का क्षेत्र के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5700। ये खैर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र आप देख लीजिएगा इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि जब आप एक क्षेत्र के देखते हो तो उसके आसपास के क्षेत्र भी आपकी माइंड में दिख जाते हैं, और यूपीएससी में कोई ऐसी घटना न्यूज वगैरह ऐसी आ गई तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न भी बना देगा, ठीक है। तो रेल मार्ग हो गया। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज में औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की, ठीक। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। ये सब चीज़ें खैर इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। ये देखिए मैंने चित्र में भी दिखा दिए, लहासा, जिंजियांग, ठीक। अभी आसपास देख लो थोड़ा सा, ये लहासे हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब चीन प्रवेश कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, क्यों प्रवेश कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें न्यूज की पार्ट है, जब आप मैप में देख रहे हो तो थोड़ा सा देखते रहिएगा, ठीक। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। आप ये चीज़ें देख रहे हैं, तो आप जब इसको देख रहे हैं तो आप तुरंत अपने एटलस को उठाओ, देखो आर्कटिक सागर देखो, फिनलैंड देखो, ये कजाकिस्तान देखो, कैसे कौन कौन से रसिया के। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क दूंगा, आपको करना पड़ेगा। रसिया से जितने भी टच कंट्रीज हैं उनके नाम बताइएगा, ठीक, टचिंग कंट्रीज। एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग खूबसूरत दृश्य है, तो खैर आपको दिखाने के लिए कितना अच्छा दृश्य है इसलिए लगा दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जलमार्ग, जलमार्ग में भी दो हैं, आपका एक समुद्री मार्ग होता है, ठीक है, दूसरा आपको अंतर्देशीय जलमार्ग हो गया। अंतर्देशीय जलमार्ग में भी दो चीजें होती है, एक तो झीलों के द्वारा भी हो जाता है और आपका जो है नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो यह आप पहले पढ़ भी चुके हैं, आपको पता है प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। आपको पता ही है कि पहले जलमार्ग के द्वारा जितने भी आप देखिए, आप भारत की खोज के लिए वास्को डी गामा आया, अमेरिका की खोज के लिए कौन गया था, इसका नाम बताइए। पहले वो स्पेन से निकला था, कौन था नाविक वास्को डी गामा से पहले? किसी को पता हो तो कमेंट बताइए, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी आता नाम तो बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो है खोज के लिए भारत निकले, तो ये लोग जलमार्गों से ही तो भारत आए, ठीक है। तो क्या होता है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग, ठीक। नाव भी मतलब नाव, नदियों झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आपकी हो गई, ये तंत्र हो गया। फिर उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। अब ग्रेट लेक के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ग्रेट लेक में 5 झीलों का समूह है जिसको हम ग्रेट लेक बोलते हैं। ये आपका कनाडा और यूएसए के बीच में है, ठीक है। अब आपका जैसे सुपीरियर झील हो गई, ठीक, फिर आपकी मिशिगन हो गई, ईरी झील हो गई, ह्यूरॉन झील हो गई, ह्यूरॉन, ठीक है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में जो है ओंटारियो झील हो गई, ओंटारियो या ओंटारियो झील हो गई, ठीक। तो सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ह्यूरॉन,
ओंटारियो। ये 5 जिलों का समूह जो है आपको ग्रेट लेक या महान झील बताता है। फिर इसी तरह से अफ्रीका की नील नदी, जैसा कि मैंने उसको चर्चा करी थी कि विक्टोरिया लेक से निकलती है। विक्टोरिया से फिर आपका लेक ताना तक जाएगी, विक्टोरिया से आपकी जो है सफ़ेद नील निकलती है, वाइट नील निकलती है, वाइट नील आएगी। फिर आपका जो है लेक ताना से आपकी ब्लू नील निकलती, दोनों मिल जाएंगी। मिलने के बाद जो भूमध्य में आपको क्या हो जाएंगी, गिर जाएगी, मतलब जाती है उधर से। तो इसलिए इनको जो है थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वगैरह ये सब चीज़ें आप नदी तंत्र जब हम पढ़ाएंगे या आप खुद से भी पढ़ रहे होंगे तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। विश्व के महत्वपूर्ण पत्तन, आपके जो है महत्वपूर्ण पत्तन, एशिया में सिंगापुर, आपका भारत में मुंबई हो गया, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो। अब रियो डी जेनेरियो किस लिए महत्व, पृथ्वी सम्मेलन आपने पढ़ा होगा, उसको बताइएगा कमेंट में। एनवायरनमेंट वगैरह में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, ये सब तक मैंने हिंट कर दिया, बाकी आप बताइएगा, ठीक है। फिर अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ठीक है। क्या विश्व के कुछ पत्तनों के नाम, ये खैर आप यहाँ पर देखिए ये 7th क्लास के लिए बताया गया, लेकिन आप खुद से भी कुछ बंदरगाहों या पत्तनों के नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी उन पत्तनों के नाम कैसे एक फैक्चुअल डिटेल के रूप में या कुछ ऐसे पूछ लेता है, तो समुद्री मार्ग को हमको ध्यान में रखना है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसको चित्र भी लगा दिया, मेजर पोर्ट जो विश्व के, जैसे कि हैलीफैक्स हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, बोस्टन हो गया, ये उत्तरी अमेरिका के हो गए, ठीक है। फिर आपकी जो है वेलपराइजो, आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाए, वेलपराइजो के बारे में थोड़ा सा देखिए। फिर हैम्बर्ग, रॉटरडैम, ये पूछ लेता है यूपीएससी। फिर आपका देखिए बॉम्बे हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से ये जो है सिंगापुर हो गया, ठीक। अब जैसे ये भारत, स्पेन से जो है कौन निकला था खोज में, भारत की खोज में, अभी ये बताइएगा मुझे, ठीक है। फिर ऐसे जो है पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकला था, ऐसे केप टाउन होते हुए भारत में आया था, ठीक, भारत के कालीकट में। जमहूरी नामक साक्षात ने उसकी मदद करी थी, इस तरह से। ये सब इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। इस तरह से ये जो है ये भारत के थोड़े इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट हो गए आपके, कांडला पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू ये पोर्ट हो गया, इस तरह से जो है कोच्चि पोर्ट हो गया। ये थोड़ा सा तूतीकोरिन में भी घटना भी हुई थी हाल में। अब ऐसे देखिए घटना हुई तुरंत पूछ लेगा वहाँ पर यूपीसी लगा करके, क्या तूतीकोरिन में एक पोर्ट भी है, ये कुछ ऐसा पूछ लेगा। इस तरह से जैसे घटनाएं होती है पूछ लेता है, तो आप थोड़ा थोड़ा जानते रहोगे, जब घटनाएं आएंगी तो आपके माइंड में वैसा मैप बन जाएगा। देख लिया आपने, पारादीप पोर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से खासा विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हमको जानना है। फिर वायु मार्ग आ गया, सड़क मार्ग, जल मार्ग हमने पढ़ लिया, वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है, ठीक है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे और तूफान से प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है, तो सर्वाधिक दुर्गम और ध्रुव स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। अब देखिए जहां पर क्या होता है कि आपको पता ही है कि जहां पर रेल मार्ग, सड़क मार्ग नहीं पहुंच पाते, वहां हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन पहुंच जाता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, इन क्षेत्रों में जहां पर कोई मार्ग नहीं है, इस तरह स्थानों में संकटकालीन स्थितियों में आपदा प्रबंधन के लिए भी हेलीकॉप्टर एक सहायता की भूमिका निभाता है। एनडीआरएफ की टीम हमारी पहुंचती है, इसके द्वारा हेलीकॉप्टर से पहुंची उस स्थान तक और आपदा प्रभावित लोगों तक भोजन हो गया, उनकी वस्तुएं हो गई, कपड़े हो गए, ये सब चीज़ों को पहुंचाते हैं। तो ये एक बेहतर काम हमारे लिए हेलीकॉप्टर कर देता है, ठीक है। सड़क मार्ग वगैरह, भूकंप आया, सड़क मार्ग टूट गई, तो कैसे पहुंचेगा सड़क मार्ग, तो हमारा हेलीकॉप्टर एक सहायता कर देता है। स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े और दवाएं बांटने के लिए एक बहुत उपयोगी साधन है, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन जैसे दिल्ली हो गया हवाई पत्तन, मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरा, ये सब हमने यहाँ पर चित्र आपको दिखा दिया है। एशिया से आपको जो है अमेरिका तक कैसे जाओगे, ठीक है, ये वायु मार्ग है, ये सब ऐसे घूम करके कैसे कैसे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ये उसमें दिया था। समुद्र और हवाई पत्तन है, समुद्री पत्तन और मुख, तो ये इसमें दिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ऐसे दिखा दिया पहले, और बाकी ये मार्ग है।
अब जैसे आप भारत का देख लीजिए, मुंबई से आप मॉरिशस आ गए, मॉरिशस से आप नैरोबी चले गए, नैरोबी से लागोस चले गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख लीजिएगा इसको, इस तरह से ये जो है जाल बड़े, देखिए कितना घना जाल है। ये तो बहुत नॉर्मल दिया है आपको समझाने के लिए, बाकी ऐसे देखोगे तो इतने हजारों की संख्या में ऐसे मार्ग बने हुए। अब इसके साथ साथ संचार भी एक मार्ग बन जाता है। मार्ग क्या बन जाता है? संचार, कम्युनिकेशन। पहले क्या होता था कि लोगों के द्वारा आपस में बातचीत करके संवाद, कोई व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा, आपकी बातों को, आपके मेल को पहुंचा दिया, डाक को दे दिया गया। फिर धीरे धीरे कबूतर, बाज जैसे जो है पक्षी का भी उपयोग किया जाने लगा, चिट्ठी वगैरह उनके गर्दन पे टांग दी जाती थी, वो स्थान पहुंच करके छोड़ दिया जाता था, छोड़ देते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डाकिया का जैसे रोजगार का उत्पन्न, मतलब रोजगार उत्पन्न हुआ, फिर डाकिया भी क्या हो गया, आपके मेल को मेल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे जो संचार, धीरे आज आप देख रहे हो कैसे ईमेल आपकी आ गई, व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक आ गया, टेलीग्राम आ गया, ये सब एक्स आ गया, ये सब क्या हो गया, एक साधन बन गए ना मेल के, संचार के, कम्युनिकेशन के। तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों का विकास। अब देखिए एक एक लाइन में नहीं पढ़ूंगा ये सब चीजें। धीरे धीरे क्या हो गया, सैटेलाइट से संचार तीव्रता आई, तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा एवं पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। सैटेलाइट से आप देख सकते हो ना, एक कृषि के बारे में जानकारी ले सकते हो, तेल की खोज, तेल वगैरह के संसाधन कहाँ पर उपलब्ध हैं, वनों का सर्वेक्षण कर सकते हो। तो ये सैटेलाइट एक नया साधन बन गया है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या मेल भेज सकते हैं। सेलुलर फोन, जो कीपैड वाले फोन होते थे, या जो हमारे हाथ में फोन है, स्मार्टफोन वगैरह, ये सब फोन की तरह बेतार टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। आप कहीं भी बैठे हैं, किसी के द्वारा किसी से भी बात कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर संयुक्ता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी हुआ है। अब देखिए, जब मैं संचार टेक्नोलॉजी बताऊंगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ पर, साइंस में, तब इसके संचार टेक्नोलॉजी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सैटेलाइट के बारे में, ईमेल, जीमेल, ये सब चर्चा होगी, फोन, ठीक। देखिए क्या लास्ट में, अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज या सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण विश्व इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों या सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम वृहद विश्व समाज के लिए के रूप में विकसित हो रहे हैं, ठीक है। संचार माध्यमों को विकास कैसे हुआ, ये चित्र आपको लगा हुआ है। पहले आपस में ही चर्चा करके हम करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कबूतर, बाज वगैरह, ये पक्षियों के द्वारा संचार भेजने, फिर डाकिया आया, डाक के द्वारा भेज देते थे, फिर अखबार, समाचार पत्र का विकास हुआ, इनके द्वारा सूचना, संचार वगैरह सूचना पहुंचाने जाने लगे। फिर धीरे धीरे टीवी आ गई, अब तो यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, टेलीफोन वगैरह इनसे पहुंचाई जाती थी, फिर अब तो यूट्यूब हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, धीरे धीरे विकास ही तो हो रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से ये सब सूचना हमको मिल जाती है। अब एनसीईआरटी संबंधित प्रश्न है, इनकी चर्चा करेंगे। अब हम ये बेसिक चीजें हैं, अब इनकी चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि इनसे आप जो है तैयारी किस प्रकार कर सकते हो। हमने जो है आधार पीवाईक्यू को बनाया, सिलेबस को भी हम आधार बना लिए। आपको सिलेबस तो मैं खुद भी पढ़ता था, आज मैंने आपको सिलेबस इस स्लाइड में भी लगा दिया। तो हमको दो चीजों को आधार बना करके पेपर को करना है। दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ, तो ब्लैक से चल रहा है। मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए ये प्रश्न है, अब ये प्रश्न कहोगे अरे बच्चों जैसे हैं प्रश्न, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये छोटे छोटे प्रश्न ही आपकी समझ को विकसित करते हैं। आप सोचो कि एक ही बार में आप यूपीएससी के प्रश्न हल कर लो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इन सवालों को करोगे तो आप प्रश्नों को टैकल करने की स्थिति में आ जाओगे। छोटे छोटे प्रश्न आपके बड़े प्रश्नों को हल करने में सहायता देंगे, ठीक। सॉरी। घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर स्थायी बस्तियों में रहते हैं, ठीक। स्थायी बस्तियों में नहीं रहते, अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, ठीक। तो इस तरह से पहला सही हो जाएगा। हम दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। प्रकीर्ण आपको बताया कि
दूर दूर बस्तियां जो होती हैं दूर दूर, एक घर यहाँ बनाते, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, इस तरह से। तो क्या कह रहा है, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है? देखो पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर घर हो सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में तो सघन बस्तियां होती ना, तटीय क्षेत्रों में भी सघन मिल जाएंगे आपको, उड़ीसा वगैरह के, और भी आप बंदरगांव मुंबई वगैरह में देखोगे। फिर घने जंगली क्षेत्रों में भी आपको कैसे, सीधे सीधे खैर एनसीईआरटी में भी लिखा था, लेकिन यहाँ कॉमन सेंस भी काम कर जाएगा। तो 2 हो जाएंगे ये, घने जंगलों में आपको मिलेंगे प्रकीर्ण बस्तियां और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे, तो 1 और 4 हो जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण, सबवे, सही हो जाएगा। अब फ्लाईओवर क्या होता है, ऊपर ऊपर, ठीक, पुल के रूप में, जैसा आप देखते हो ब्रिज वगैरह, इस तरह से ब्रिज के रूप में फ्लाईओवर। अब ये तो खैर पीसीएस वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, मैं अब पीसीएस के प्रश्न तो नहीं लगाता हूँ, मेन हमारा उद्देश्य अभी जो है फिलहाल यूपीएससी है, तो हम यूपीएससी को बेस बना रहे हैं, तो अभी पीसीएस वगैरह के प्रश्नों को हम नहीं लेते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हम पीसीएस के प्रश्न, जब प्रश्नों की संख्या कम होने लगेगी तो हम पीसीएस को भी ध्यान में रख लेंगे, लेकिन हम आईएएस को ही मेन अभी देख करके पढ़ा रहे हैं। तो भारत का स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो देखिए दिल्ली को जोड़ता है, ठीक, दिल्ली को कैसे, दिल्ली से आपका चेन्नई तक, ठीक, फिर आपका कोलकाता से मुंबई से कोलकाता तक, ऐसे। अब ये बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ झांसी के आसपास मिलता है, तो पीसीएस में ऐसे प्रश्न बना दिए गए थे। स्वर्ण चतुर्भुज जो है योजना आई थी, तो उससे जो है 99 के आसपास आई थी। तो ये जो है कौन से राज्य में किस जिले को जो है बीच में काटता है, इस तरह से प्रश्न बना दिया गया था, ठीक। तो इस तरह से ये डी सही हो जाएगा, इसका आंसर डी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा आपका, हमने पढ़ा था। फिर आपका जलमार्ग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। सॉरी, केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, केवल नदियों का नहीं होता। देखिए केवल जैसे शब्द एक्सट्रीम शब्द होते हैं, इन पे भी विचार हमको करना है। जब हम पीवाईक्यू लाएंगे तो वहां पर ऐसे शब्दों को बताएंगे। ठीक है, तो केवल नदियों का नहीं होता, झीलों का भी होता है, इसलिए 2 गलत हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। सबसे सस्ते जलमार्ग का मतलब नदियों के बहाव के क्षेत्र में ईंधन कम लगता है, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी प्रश्न बना देता है इस तरह से। अब इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को लगा करके आपको दिखाया, ठीक है। तो इसलिए हम पीवाईक्यू तो इतना महत्वपूर्ण है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, प्लस सिलेबस, एनसीईआरटी का बेसिक, और जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस भी लेकर के आएंगे धीरे धीरे। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग पसंद करोगे इन चीज़ों को, तो लेकर के आएंगे। जब आप लोग पसंद ही नहीं करोगे तो फिर मैं भी बचूंगा कि चलो क्या फ़ायदा जो है पढ़ाना। तो यदि आप कोहिमा कहाँ है, नागालैंड की राजधानी है, कोट्टयम केरल का एक क्षेत्र है, की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद भी देखिए प्रैक्टिकल, ठीक है। ये कोट्टयम है केरल का क्षेत्र, ये आपका कोहिमा है नागालैंड। तो आप जैसे नागालैंड, तो जैसे आप आए तो असम में आए, ठीक, असम से आप पश्चिम बंगाल आए, तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल से आप उड़ीसा से आप आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर आपका केरल। तो कितने स्थानों में, 1 2 3 4 5 6 और नागालैंड 7, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान मतलब कोहिमा से गंतव्य स्थान मतलब केरल कोट्टयम को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर, वैसे तो 5 हो जाएंगे, इन दोनों को छोड़ दोगे, लेकिन मिलाकर कह रहा था, इसलिए इन शब्दों को पढ़ना है। कोई देखेगा करे यार ये इसको हटा देगा, इसको 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं।
तो इसलिए इन शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्री के क्वेश्चन इसीलिए बहुत धीमे धीमे पढ़ो कि अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 7 राज्य हो जाएंगे। ठीक, फिर इस तरह के प्रश्न है। ये उस समय का जो है न्यूज है कि हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम मतलब मानव निर्मित अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया था। उस समय का प्रश्न राजस्थान है, लेकिन उस समय न्यूज में चल रहा था। अब आपने PYQ देख लिया, इस तरह की अगर न्यूज आ गई तो आपको दिमाग में हो जाना चाहिए कि UPSC कहीं प्रश्न बना दे, तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया। बाकी यहाँ पर कोई इसका औचित्य नहीं था, और ये समझाना था कि इस तरह के प्रश्न 7th क्लास के NCERT से आप कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ नॉलेज, आप करंट तो पढ़ ही रहोगे ना। NCERT आपकी बेसिक है, करंट पढ़ रहे हो, PYQ देख रहे हो, क्वेश्चन कर लोगे। तो क्या होता कि एक बंदरगाह बनाया जा रहा था। वो बंदरगाह जो है सरकरी गुजरात से होते हुए आपको जो है गुजरात के पास कौन सा अरब सागर तक आपको जोड़ना था। इस तरह से जो है बंदरगाह को, एक कृत्रिम बंदरगाह तो बनाया जा रहा था, तो उस समय चर्चा में था, तो राजस्थान में पूछ लिया गया, मतलब राजस्थान में था, UPSC ने पूछ लिया। तो इस तरह से ये D सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न को आप खुद हल करिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है, ये इसके उत्तर में कोई नहीं है, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। बाकी NH ये जैसे NH4 है, NH6 है, NH15 है, तो इनके बारे में जब स्पेशल आप जो है कोई न्यूज आ गई, उस समय का क्वेश्चन है 2014 का, राजमार्ग बनाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस भी किया जा रहा था, वर्तमान इंडिया गवर्नमेंट इस पर बड़ा फोकस कर रही थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया कि इसके इंपॉर्टेंट को समझिए, यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम NCERT को। अब इसी तरह से एक आखिरी प्रश्न मेंस का है कि 2016 में देखिए ये बनाया गया था प्रश्न। इसमें क्या हो रहा था कि जो है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 आया था। ठीक है, जलमार्ग अधिनियम 2016 आया था, करंट का टॉपिक था, तो UPSC ने उससे प्रश्न बना दिया कि भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं या संभावनाओं की नहीं। अभी परिवहन में अगर मान लो अंतर्देशीय जल परिवहन को हम विकसित करते हैं, किया भी जा रहा है, तो हो सकता है उसकी कुछ समस्याएं हों, कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहाँ से आप इन जलमार्गों को निकालोगे तो वहाँ के वन्य जीव को प्रभावित करें। जो आपके जहाज वगैरह चलते हैं तो उसकी आवाज़ से भी आसपास के जीवों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनकी समस्याएं क्या हैं, संभावनाएं क्या हो सकती हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, ईंधन की बचत होगी, पॉल्यूशन कम होगा, इस तरह से। ठीक है, मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं थोड़ा सा समझाने में असमर्थ हूँ अभी, तो यहीं तक इसको रखते हैं। 111 नदियां थी राष्ट्रीय स्तर की, उनको जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, इसलिए UPSC ने प्रश्न बना दिए थे। ठीक है, धन्यवाद।